दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 की मंथली मैगज़ीन। जुलाई 2023 की मंथली मैगज़ीन में अलग अलग पिलर्स बने होते हैं, जैसे राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसके इस प्रकार राज्य व्यवस्था एवं शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधन, अर्थव्यवस्था, उसके पश्चात सुरक्षा, उसके पश्चात पर्यावरण, उसके पश्चात बहुत सारे पिलर्स हैं जैसे। तो उसमें हमने 8 पिलर्स को पढ़ लिया। हम 9वां पिलर अब पढ़ेंगे। 9वें पिलर की ओर तुरंत बढ़ जाते हैं। और जो 9वें पिलर का नाम है वो क्या है? वो है नीति शास्त्र यानी इथिक्स। पहला टॉपिक जो है इथिक्स का वो है मानवता के बिना विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। मानवता के बिना विज्ञान को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 7 सामाजिक पापों में से एक पाप माना गया है। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि विज्ञान की अवधारणा पूरी तरह से तकनीक और प्रौद्योगिकी तक सीमित हो जाती हैं तो ये मनुष्य को शीघ्र ही मानवता के विरुद्ध कर देगा। उन्होंने उन उच्च मानवीय उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जिन्हें प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मानवता के बिना विज्ञान वैज्ञानिक विकास के हालिया उदाहरण देखिए। मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव की जानकारी के लिए हाल ही में हुए नकारात्मक प्रभाव की जानकारी होने के बावजूद जो है हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में घातक हथियारों का उपयोग किया गया। चीन के एक शोधकर्ताओं ने डिजाइनर बेबी यानी वांछित गुणों वाले बच्चे बनाने के लिए जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये देखिए एक और खबर। इसके अलावा कृत्रिम एवं विनाशकारी प्रौद्योगिकियों, निजता के उल्लंघन, मानवीय गरिमा जैसे परिणामों पर विचार किए बिना तेज़ी से प्रगति हो रही है। ठीक है, वांछित गुणों वाले बच्चे डिज़ाइन बेबी के लिए उन्होंने जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, कृत्रिम और विनाशकारी प्रौद्योगिकियाँ निजता के उल्लंघन, मानवीय गरिमा जैसे परिणाम पर विचार किए बिना तेज़ी से प्रगति कर रही हैं। प्रमुख हितधारक और उनके हित। वैज्ञानिक समुदाय, वैज्ञानिक विकास बड़े पैमाने पर लोक कल्याण के विचार आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अब प्रमुख हितधारक उनके हित क्या क्या देखिए। संस्थानों का क्या हित और है, ध्यान दीजिएगा। इसमें संस्थानों में सार्वजनिक और निजी संस्थाएं दोनों शामिल हैं। सार्वजनिक संस्थाएं आमतौर पर राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती हैं और निजी संस्थाएं आमतौर पर लाभ पर अधिक ध्यान देती हैं। दूसरा है नियामक निकाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। उन्होंने नियामक निकायों का लक्ष्य मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना है। उनका लक्ष्य अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास के लिए क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। संप्रभु राज्यों का हित उनके राष्ट्रीय हित पर निर्भर करता है। ये हित भू राजनीतिक परिस्थितियों और घरेलू ज़रूरतों के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नागरिक देखें तो एक व्यक्ति की आकांक्षा मानव सभ्यता के समग्र कल्याण के साथ साथ वैज्ञानिक विकास की मदद लेने अपने जीवन को बेहतर बनाना होता है। तो साइंस से क्या हित हैं इनके और क्या कौन कौन हितधारक हैं? नागरिक तो चाहते हैं, उसकी आकांक्षा जो है मानव सभ्यता के समग्र कल्याण के साथ साथ वैज्ञानिक विकास की मदद करने से जीवन को बेहतर बनाना, ये एक व्यक्ति या नागरिक का आकांक्षा होती है, उसका हित होता है। संप्रभु राज्य जो होता है वो उनके राष्ट्रीय हित पर निर्भर करता है। अब देखिए, मानवता के बिना विज्ञान से जुड़ी चिंताएं क्या है? जैसे लाभों का असमान वितरण होगा। वैज्ञानिक विकास की दिशा अक्सर समाज के अधिक संपन्न वर्गों की समस्याओं को दूर करने से प्रेरित होती हैं। उदाहरण के लिए समाज के गरीब वर्गों को उनको उचित हक न मिलने जैसी कोई सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हाथ से मैला ढोना, कुपोषण इत्यादि। दूसरा, सीमित जवाबदेही। संभावित विनाशकारी प्रौद्योगिकियों के विकास की जांच करने के लिए सटीक जवाबदेही तंत्र और प्रणालियों का अभाव। उदाहरण के लिए कुछ देशों द्वारा रासायनिक या जैविक हथियारों का विकास। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का अवैध उपयोग। जब वैज्ञानिक विकास और कार्यप्रणाली के व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी विशिष्ट एजेंडे का समर्थन करने के लिए छिपाया जाता है या हेरफेर किया जाता है तो ऐसे वैज्ञानिक विकास के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है। मुख्य रूप से एक साधन के रूप में, जैसे अक्सर मनुष्य विज्ञान को एक साधन के रूप में उपयोग करता है जिसमें मानवीय गरिमा, मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए सरोगेसी के कुछ मामलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं का शोषण होना। इसके अलावा विज्ञान एक साधन के रूप में वर्तमान परिदृश्य में कई देश अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए विज्ञान का उपयोग करते हैं। अतः इस क्रम में लोगों के सामूहिक कल्याण की जगह व्यक्तिगत हित या लाभ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मानवता के बिना विज्ञान से जुड़े मुद्दे और भी जटिल हो गए हैं इसके लिए लापरवाही पूर्ण विकास की बढ़ती प्रवृत्ति, तकनीक की परियोजनाओं में नैतिक चिंताओं की अनदेखी आदि उत्तरदायी हैं। इसलिए
इसलिए सामूहिक नैतिक ढांचे को विकसित करने के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? तो वैज्ञानिक नैतिकता को लागू करना वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान का उपयोग जिम्मेदारी से और लोगों की बेहतरी के लिए किया जाए। इसके अलावा बहुहितधारक भागीदारी तंत्र होना चाहिए, मतलब ऐसी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जहां खुले संवाद के बिना किसी रोक टोक के वैज्ञानिक शोधकर्ता, नीति निर्माता जनता की भागीदारी को बढ़ावा दे। ऐसे खुले संवाद से वैज्ञानिक विकास की सही दिशा तय हो सकती हैं। शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करना, नैतिक शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है, यानी सिद्धांतों, मूल्यों, वैज्ञानिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रभाव संकेतक, तकनीकी विकास के लिए सामान्य सामाजिक प्रभाव का संकेतक विकसित किए जा सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को अधिक कल्याणकारी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा एक स्थायी मंच की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के सभी प्राथमिक भागीदारों को शामिल किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए एक मंच भी तैयार करने में मदद करेगा ये। अभिजीत नस्कर क्या कहते हैं? विज्ञान के बिना मानवता कमज़ोर है और मानवता के बिना विज्ञान घातक हैं। विज्ञान के बिना मानवता कमज़ोर है और मानवता के बिना विज्ञान घातक हैं। ये अभिजीत नस्कर का कथन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक विकास के परिणाम एक नज़र में, दायरा, फिर हम विकास, फिर मानव गरिमा और मानव का भविष्य इसमें देखेंगे। सबसे पहले नैतिक मूल्यों सिद्धांतों को अपनाया शामिल नहीं किया जाता तब, और शामिल किया जाता है तब। इसके क्या क्या पक्ष हैं देखिए। दायरा प्रभाव क्षेत्र की बात करें, नैतिक मूल्यों को नहीं शामिल किया जाता है। विकास में अगर मान लो नैतिक मूल्य शामिल नहीं होते हैं तो असंतुलित विकास और सिर्फ कुछ ही लोगों का लाभ होता है इससे। मानव गरिमा में अगर नैतिक मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता, मानवीय गरिमा कमज़ोर होती है। और अगर मान लो मानवता का भविष्य है, उसमें अगर नैतिक मूल्य शामिल नहीं है उस पर, तो परमाणु और जैविक हथियार के निर्माण जैसी चुनौतियाँ पैदा हो जाती हैं। भविष्य पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। अब विकास में अगर नैतिक मूल्य शामिल किए जाते हैं तो विकास प्रकृति में संधारणीय, ठीक। इसके अलावा वैज्ञानिक विकास का लाभ सभी को मिलता है। मानव गरिमा की बात करें तो इसमें गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। और मानव का भविष्य देखें तो ये तकनीकों को बढ़ावा देता है, साथ ही मानव जीवन को आसान बनाती है। एथिक्स का दूसरा पॉइंट है मानव पर नियंत्रित दशाओं में संक्रमण के अध्ययन, CHIS से संबंधित नैतिक आचरण, इथिकल कंडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़। तो कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ क्या कहती हैं? CHIS। तो कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ और इससे जुड़े इथिकल कंडक्ट आपको नैतिक आचरण समझना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, ठीक, की बायो एथिक्स यूनिट ने भारत में CHIS से संबंधित नैतिक आचरण के लिए एक सर्वसम्मति आधारित नीतिगत विवरण तैयार किया है। CHIS यानी कि कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ भी कहते हैं इसको। CHIS अर्थात ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ में शामिल किसी व्यक्ति वॉलंटियर्स को अत्यधिक नियंत्रित दशाओं में रोग पैदा करने वाले रोगाणु से संक्रमित कराया जाता है। इसके जरिए मनुष्यों में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में रोगजनन यानी पैथोजेनेसिस, संचरण, रोकथाम, उपचार संबंधी मौजूदा समझ को और बेहतर किया जाता है। भारत में रोगों के समग्र बोझ में संक्रामक रोगों का लगभग 30% योगदान है, जबकि भारत में अभी तक CHIS यानी कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज जैसे अध्ययन नहीं हुए हैं। अब समझते हैं मानव नैदानिक परीक्षण और ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के बीच एक मुख्य अंतर क्या है। तो ये है एक्सपोजर की प्रकृति का, ठीक है। तो अब आप समझते हैं मानव नैदानिक परीक्षण यानी कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, और मानव नैदानिक परीक्षण के बाद ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ को देखेंगे। तो CHIS को समझते हैं। दोनों में एक्सपोजर की प्रकृति का अंतर है। देखिए, मानव नैदानिक परीक्षण ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं? नैदानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य रोगों में चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों, उपायों की प्रभावकारिता का परीक्षण करना है। सरल शब्दों में कहें तो इसमें भाग लेने वालों पर दवा या वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। मानव नैदानिक परीक्षण में भाग लेने वाले लोगों को संक्रमित कर परीक्षण नहीं किया जाता है। हालांकि इसमें भाग लेने वालों पर रोगाणु
के संपर्क में आ जाने या संपर्क के चलते संक्रमण का खतरा बना रहता है। ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ देखें तो इसमें मुख्य उद्देश्य संक्रमित शरीर का अध्ययन करके बीमारी के बारे में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त करना है। इस प्रकार वॉलंटियर्स को जानबूझकर रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से संपर्क में लाया जाता है। अब हम समझते हैं प्रमुख हितधारक और उनके हित। प्रमुख हितधारकों में प्रतिभागी कौन है, समाज क्या इसमें है, इसके अलावा विनियामकी संस्थाओं की क्या भूमिका है और शोधकर्ता और मीडिया की भी क्या भूमिका है। प्रमुख हितधारक उनके हित की बात करेंगे तो प्रतिभागियों को अनुसंधान के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, अतः सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे पूरी तरह से समझते हैं और स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। मूल्यांकन के बाद अनुसंधान से हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और प्रतिभागियों की निजता और गोपनीयता को बनाए रखना जाना चाहिए। इसके अलावा समाज देखें, समाज में इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ, महामारी संबंधी तैयारियों में सुधार, सामुदायिक सशक्तिकरण होना चाहिए। कई विकासशील देशों में अनेक संक्रामक रोग स्थानिक हैं और वहाँ ऐसे संक्रामक रोगजनकों में मौजूद दवाओं के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। विनियामक संस्था देखें तो विज्ञान और अनुसंधान संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण प्रबंधन करना, यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान का सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्य संभावित जोखिमों से मेल खाए, अनुसंधान योजनाओं और परिणामों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। शोधकर्ता अनुसंधान के सभी चरणों में पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। रोगों से होने वाले कष्टों को कम करना, मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इसके अलावा मीडिया की बात करें तो CHIS के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जानकारी का प्रसार करना। अब समझते हैं नैतिक चिंताएं। नैतिक चिंताओं को कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे पहला बिंदु नैतिक चिंता से जुड़ा ये है कि चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांत कोई नुकसान नहीं पहुंचाने यानी डू नॉट हार्म का उल्लंघन। इसके तहत स्वेच्छा से शामिल किसी व्यक्ति को रोगजनकों से संक्रमित किया जाता है जो एक प्रकार से हिप्पोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन करता है। साथ ही यह चिकित्सकों के लिए प्रतिपादित डू नॉट हार्म की नैतिक संहिता का उल्लंघन भी है। इसके अलावा देखिए दूसरा चिंता है मनोवैज्ञानिक संकट। इसके तहत परीक्षण में शामिल व्यक्ति को आम लोगों से अलग रखा जाता है और उन्हें रिश्तेदारों आदि से मिलने भी नहीं दिया जाता। ऐसे में अकेलापन व्यक्ति की मानसिक और दशा के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिक संकट जैसे कि चिंता, अकेलापन, अवसाद। इसके अलावा कुछ मामलों में जानकारी छुपाया जाना। उदाहरण के लिए 2010 में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन के परीक्षण से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलू सामने आए थे क्योंकि वॉलंटियर्स को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। निजता और गोपनीयता का मुद्दा। CHIS में संवेदनशील डेटा शामिल होते हैं। यह प्रतिभागियों के प्रति सामाजिक कलंक के जोखिम के साथ साथ उनके साथ स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्रभावित कर सकता है। तीसरे पक्ष और समुदाय के लिए जोखिम देखें, इसमें अन्य व्यक्तियों के बीच रोगों को फैलाने का जोखिम, पर्यावरणीय जोखिम जैसे स्थानीय भूजल प्रणालियों का प्रदूषण, भूजल प्रणालियों का संदूषण और किसी दुर्घटना की स्थिति में लोगों में विश्वास में कमी आदि शामिल हैं। प्रतिभागियों को शामिल करने का कुटिल उद्देश्य। वॉलंटियर्स को भुगतान की जाने वाली बड़ी राशि का विज्ञापन करके उन्हें इनमें भाग लेने के लिए तो लुभाना पारंपरिक नैदानिक परीक्षणों में काफ़ी आम है, जैसा कि भोपाल में आयोजित कोवैक्सीन परीक्षण में देखा गया था। आगे की राह। जोखिम न्यूनीकरण रणनीति। समाज अनुसंधान की रूपरेखा के संबंध में सार्वजनिक सहभागिता को महत्व दिया जाना चाहिए। कम जोखिम वाले प्रतिभागियों का चयन, उनकी गहन निगरानी की जानी चाहिए। शीघ्र निदान और यह आवश्यक हो तो सहायक देखभाल के साथ साथ गहन देखभाल प्रदान किया जाना चाहिए। अध्ययन से संबंधित किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। बीमा कवर के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए। तृतीय पक्ष देखें तो कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों सहित व्यापक संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं वाली साइट्स का चयन किया जाना चाहिए। शोधकर्ता की जिम्मेदारी देखें तो शोधकर्ता की जिम्मेदारी सूचित सहमति यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट के प्रावधान ICMR के राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 के अनुरूप होने चाहिए। तो राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 के अनुसार जो है ICMR के दिशा निर्देश होने चाहिए। शोधकर्ताओं और उनकी टीमों का नैदानिक परीक्षण आयोजित करने से पूर्व के साथ पर्याप्त रूप से योग्य, प्रशिक्षित और कुशल होना चाहिए। उन्हें मानव प्रतिभागियों से जुड़े बायोमेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP और ICMR यानी राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सहयोग और डेटा साझाकरण। CHIS कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी
अत्यधिक जटिल क्षेत्र है। इसमें शोधकर्ताओं, संस्थानों, संगठनों, अन्य के लोगों के बीच अलग अलग स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है। पारदर्शी विनियामक प्रणाली। संस्थानों को भारत में उपयुक्त विनियामक संस्थाओं जैसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSO और जैव सुरक्षा निगरानी समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। योजनाओं में रही सुर्खियों नज़रों डाल देते हैं, लेकिन इसको अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, आगे पढ़ेंगे।